नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? और उससे भी बड़ा सवाल शायद ये है कि ये तय कौन करता है, कैसे होता है ये सब? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और इसका जवाब जैसा आपने कहा, हमारे संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 125 में छिपा है। हाँ, पिछली बार हमने आर्टिकल 124 पे बात की थी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जजों की नियुक्ति, वो सब। बिल्कुल। तो अब नियुक्ति हो गई, उसके बाद उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, उनकी सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित हो, यहीं पर आर्टिकल 125 आता है। तो आज हम इसी आर्टिकल 125 को ठीक से समझेंगे। और ये सिर्फ सैलरी, भत्ते, पेंशन की बात नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये असल में देखा जाए तो न्यायपालिका की आजादी की, उसकी स्वतंत्रता की एक बहुत मजबूत गारंटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब है इसका, क्यों है ये संविधान में? और वो एक शब्द है ना, भारित व्यय। हाँ, भारित व्यय या चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इस पर बात करेंगे। ये क्यों जरूरी है, इसका क्या मतलब है, और आजकल जो जजों की सैलरी को लेकर बहस होती है। हाँ, वो भी, उसकी क्या प्रासंगिकता है आज? सही, इन सब पहलुओं को खंगालेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल 125 कहता क्या है, मतलब इसके मुख्य बिंदु क्या है, बिल्कुल साफ शब्दों में। देखिए, आर्टिकल 125 में मुख्य रूप से दो बातें हैं। पहली, जो क्लॉज 1 में है, वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी, उनके भत्ते, छुट्टियां, पेंशन, ये सब संसद तय करेगी। संसद तय करेगी? हाँ, कानून बनाकर, पार्लियामेंट विल डिटरमाइन बाय लॉ। ठीक है, ये तो सीधा लगता है, संसद कानून बनाकर तय कर देती है। दूसरी बात क्या थी? आपने कहा दो बातें हैं। हाँ, दूसरी बात क्लॉज 2 में है, और यहीं पर वो न्यायिक स्वतंत्रता वाली बात आती है। ये कहता है कि जजों के ये सारे भुगतान, सैलरी, भत्ते, पेंशन, ये भारित व्यय होंगे। भारित व्यय? और ये भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होंगे। ओके, भारत व्यय, ये शब्द थोड़ा टेक्निकल है। आम भाषा में क्या मतलब हुआ इसका? संचित निधि पर भारित होने का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि इस खर्चे पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग नहीं हो सकती? नहीं। देखिए, जब बजट आता है तो अलग अलग मंत्रालयों के खर्चों के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी जाती हैं, उन पर बहस होती है, फिर वोटिंग होती है। हाँ हाँ, होती है। लेकिन जो खर्चे भारित व्यय की श्रेणी में आते हैं, उन पर संसद चर्चा तो कर सकती है, लेकिन वोट नहीं डाल सकती कि ये पैसा दिया जाए या ना दिया जाए। अच्छा, तो मतलब ये पैसा रुकेगा नहीं? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा परिणाम है। वोटिंग ना होने का मतलब है कि ये भुगतान सीधे भारत की संचित निधि, जो कि देश का मेन सरकारी खजाना है, उससे ऑटोमेटिकली होते हैं। तो सरकार चाहे या ना चाहे, पारदर्शी माहौल कैसा भी हो, जजों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, ये सब बिना किसी रुकावट या देरी के मिलते रहेंगे। कार्यपालिका या विधायिका इसमें कोई अड़ंगा नहीं लगा सकती। समझ गए, मतलब ये एक किस्म की फाइनेंशियल गारंटी है। हाँ, एक पक्की वित्तीय गारंटी। लेकिन ये व्यवस्था की क्यों गई? मतलब संविधान बनाने वालों ने ऐसा क्यों सोचा कि जजों की सैलरी को इस तरह वोटिंग से बाहर रखना है? इसका सीधा लिंक न्यायिक स्वतंत्रता से कैसे है? लिंक बिल्कुल सीधा है। मुख्य उद्देश्य था न्यायपालिका को किसी भी तरह के बाहरी दबाव से बचाना, खासकर वित्तीय दबाव से। वित्तीय दबाव कैसे? आप सोचिए, अगर जजों की सैलरी हर साल सरकार की मर्जी पर, संसद की वोटिंग पर निर्भर होती, हाँ, तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि कोई सरकार जो किसी खास केस में अपने पक्ष में फैसला चाहती हो या किसी जज से नाखुश हो, तो सैलरी रोकने की धमकी दे सकती थी या कम करने की? बिल्कुल, या उसमें देरी करने की। अगर जज के मन में ये डर हो कि अगर मैंने सरकार के खिलाफ या किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ फैसला दिया तो मेरी तनख्वाह रुक सकती है, तो वो निष्पक्ष कैसे रहेंगे फिर? मुश्किल है। यही बात है। उनकी निष्पक्षता पर, उनकी स्वतंत्रता पर सीधा असर पड़ता। संविधान निर्माता, खासकर डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, ये बात बहुत अच्छी तरह समझते थे। अच्छा, तो संविधान सभा में इस पर बात हुई थी? हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पर गंभीरता से विचार हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का साफ मानना था कि जजों को आर्थिक सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, ताकि वो बिना किसी डर या लालच के सिर्फ कानून और अपने विवेक के आधार पर फैसला दे सकें। तो ये अनुच्छेद 125 और खासकर ये भारित व्यय वाला क्लॉज? हाँ, ये उसी गहरी सोच का नतीजा है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का नियम नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के किले की एक मजबूत दीवार है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिद्धांत और इतिहास समझ आ गया। अब जरा आज की स्थिति पर आते हैं। आजकल कितनी सैलरी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की? स्रोत में क्या दिया है? हाँ, स्रोत के हिसाब से
अभी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CJI, उनका वेतन है 2,80,000 रुपए प्रति माह। 2,80,000। जी। और बाकी जजों का? और जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश हैं, उनका वेतन है 2.5 लाख रुपए प्रति माह। ओके। और क्या ये अभी हाल में ही बढ़ा है? कुछ बदलाव हुआ है इसमें? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है कि 2024 में संसद ने एक कानून पास किया था, उससे जजों की सैलरी बढ़ाई गई थी। अच्छा। और इसके जरिए जो 7वां वेतन आयोग था, उसकी सिफारिशें भी इन पे लागू हो गईं। तो ये दिखाता है कि तय करने का अधिकार संसद के पास ही है, जैसा आर्टिकल 125(1) कहता है। ठीक है। ये तो हुई सैलरी की बात। पेंशन का क्या हिसाब है? रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है? पेंशन का नियम भी काफी सीधा है। जज रिटायरमेंट के समय जो अपनी आखिरी सैलरी ले रहे होते हैं, हाँ, उसका 50% यानी आधा हिस्सा उन्हें हर महीने पेंशन के तौर पर मिलता है। आधा मतलब अगर कोई जज 2.5 लाख रुपए पे रिटायर हुए तो उन्हें 1,25,000 रुपए महीना पेंशन मिलेगी। और ये पेंशन भी क्या उसी भारत व्यय के तहत आती है? हाँ बिल्कुल, सैलरी और भत्तों की तरह ही पेंशन भी भारत की संचित निधि पर भारत व्यय है। मतलब उस पर भी वोटिंग नहीं होती, वो भी गारंटीड है। ठीक है। अब जब भी ये सैलरी के आंकड़े आते हैं 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, तो एक बहस भी छिड़ जाती अक्सर। हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है ये बहुत ज्यादा है, कुछ को शायद कम लगता हो। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत इस बहस की तरफ इशारा करते हैं और ये स्वाभाविक भी है कि समाज में इस पर अलग अलग राय हो। एक पक्ष क्या कहता है? एक नजरिए से देखें, जो शायद आम जनता का नजरिया हो सकता है, कि न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है और साथ में जो दूसरी सुविधाएं हैं, बंगला, गाड़ी वगैरह, वो देश की औसत आमदनी के हिसाब से काफी ज्यादा हैं। ये एक तर्क है। दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष, जो शायद न्यायपालिका से जुड़े लोग या उनके समर्थक रखते हों, उनका तर्क होता है कि जजों पर काम का बोझ बहुत है, उनके पद की गरिमा बहुत ऊंची है, उन्हें समाज से थोड़ा अलग थलग भी रहना पड़ता है। हाँ। फिर महंगाई बढ़ रही है, और अगर आप चाहते हैं कि देश के सबसे अच्छे, सबसे काबिल और ईमानदार वकील जज बनने के लिए तैयार हों, तो उन्हें अच्छा मुआवजा देना होगा। हाँ, तो उनका कहना हो सकता है कि ये सैलरी पद की जिम्मेदारियों को देखते हुए शायद उतनी ज्यादा नहीं है या अपर्याप्त भी है। सही। तो ये दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। स्रोत भी यही कहते हैं कि हमें दोनों को समझना चाहिए, बिना किसी एक तरफ झुके। हाँ, ये बहस अपनी जगह है कि सैलरी कितनी हो, लेकिन अनुच्छेद 125 का जो मूल उद्देश्य है, वो शायद इससे थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 125 का फोकस इस पर नहीं है कि सैलरी कितनी हो, वो तो संसद तय करेगी। उसका फोकस इस पर है कि जो भी सैलरी तय हो, वो बिना रुकावट मिले। और एक और बहुत जरूरी बात, क्या? कि जज की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी या भत्तों में कोई ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जिससे उनको नुकसान हो। अच्छा, मतलब नियुक्ति के बाद कटौती नहीं हो सकती। ये भी इसी का हिस्सा है। हाँ, ये एक और सुरक्षा कवच है। इसे कहते हैं कि उनके सर्विस कंडीशंस में कोई डेट्रीमेंटल चेंज नहीं किया जा सकता आफ्टर अपॉइंटमेंट। स्रोत में जो लिखा है ना कि कोई सरकार वेतन नहीं रोक सकती, उसका एक गहरा मतलब ये भी है। मतलब एक बार जज बन गए तो उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। सामान्य परिस्थितियों में बिल्कुल नहीं। ये उन्हें इस डर से आजाद करता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला दिया जो सरकार को पसंद नहीं आया, तो सरकार उनकी तनख्वाह काट लेगी। सिवाय शायद किसी बहुत ही असाधारण स्थिति के, जैसे वित्तीय आपातकाल। हाँ, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बहुत ही असाधारण स्थिति है, तब शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आमतौर पर बिल्कुल नहीं। ये उनकी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। ये तो वाकई बहुत ही मजबूत इंतजाम है। चलिए, इस भारत व्यय और पेंशन को और साफ करने के लिए वो उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई जज रिटायर हुए। हाँ, मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज रिटायर होते हैं। उनकी आखिरी सैलरी थी 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो नियम के हिसाब से उनकी पेंशन हुई आधी, यानी 1,25,000 रुपए प्रति माह। सही। अब ये 1,25,00,000 रुपए उन्हें हर महीने मिलेंगे कैसे? क्या कोई फाइल चलेगी, कोई अप्रूवल होगा? नहीं, यहीं पर वो भारत व्यय वाली बात काम आती है। ये 1,25,000 रुपए महीना सीधा भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में जाएगा। ऑटोमेटिकली? हाँ, इसके लिए ना तो हर साल संसद में वोटिंग की जरूरत है, न ही किसी मंत्रालय या विभाग से कोई खास मंजूरी चाहिए। ये एक स्वचालित गारंटीड पेमेंट है। रिटायरमेंट के बाद भी उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। तो कुल मिलाकर इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अनुच्छेद 125 का असली सार क्या है? देखिए, अगर हम इसे सार रूप में कहें
तो अनुच्छेद 125 सिर्फ जजों की तनख्वाह का हिसाब किताब रखने वाला नियम नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र में हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का एक तरह से आर्थिक कवच है। आर्थिक कवच? हाँ, ये वो संवैधानिक गारंटी है जो ये पक्का करती है कि हमारे जज किसी भी आर्थिक डर या लालच से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ न्याय के रास्ते पर चलें। हाँ, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वाले कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि सच्ची आजादी के लिए सिर्फ कागजी बातें काफी नहीं, ठोस वित्तीय सुरक्षा भी चाहिए। बिल्कुल, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे लोकतंत्र के एक बहुत ही जरूरी खंबे न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाए रखने में सीधे मदद करता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका ही तो हम सबके अधिकारों की रक्षा कर सकती है। बिल्कुल, वही कानून का शासन सुनिश्चित कर सकती है। तो आज हमने अनुच्छेद 125 को काफी विस्तार से देखा, कैसे ये सुप्रीम कोर्ट जजों की सैलरी, भत्ते, पेंशन तय करता है और क्यों ये भारत व्यय का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है उनकी स्वतंत्रता के लिए। हमने डॉक्टर अंबेडकर की सोच और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता, जिसमें सैलरी की बहस भी शामिल है, उस पर भी बात की। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो यही है कि अनुच्छेद 125 का मूल इरादा जजों को आर्थिक चिंताओं और बाहरी दबावों से मुक्त रखना है, ताकि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय दे सकें। हाँ, ये हमारे संवैधानिक ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये थी अनुच्छेद 125 पर हमारी आज की चर्चा। अगली बार हम संविधान के सफर में आगे बढ़ेंगे और अनुच्छेद 126 को देखेंगे। हाँ, अनुच्छेद 126 जो एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से जुड़ा है। लेकिन आज की बातचीत से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। क्या सवाल? क्या सिर्फ वित्तीय सुरक्षा दे देना, मतलब सैलरी और पेंशन की गारंटी, क्या यही काफी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए? अच्छा सवाल है। या फिर और भी चीजें हैं, जैसे जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनका कार्यकाल कितना सुरक्षित है, क्या अंदरूनी जवाबदेही का कोई सिस्टम है, क्या ये चीजें भी उतनी ही जरूरी नहीं है? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। वित्तीय सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जैसा हमने देखा, लेकिन क्या ये अकेला काफी है या फिर न्यायपालिका की पूरी स्वतंत्रता के लिए और भी कई सारे संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक पहलू जरूरी हैं? इस पर यकीनन और सोचने की जरूरत है। ये एक बड़ा मुद्दा है।